तो इसमें देखो गिवन है, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स expected from the following reactions. Give the structures and IUPAC names of the products expected from the following reactions. जैसे बोले कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल क्या होता है? ये है ब्यूटेनल। अब इसका कैटालिटिक रिडक्शन करा रहे हैं, मतलब निकल प्लस हाइड्रोजन और पलाडियम प्लस हाइड्रोजन और प्लेटिनम प्लस हाइड्रोजन कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ जब ट्रीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल बन गया। फिर इसी तरीके से बोला हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो प्रोपीन है, प्रोपीन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा। डायरेक्ट हाइड्रेशन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है डायरेक्ट हाइड्रेशन में, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसको बोलोगे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये बन जाएगा। इसी तरीके से देखो थर्ड ऑप्शन में बोला रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और इसको ट्रीट किसके साथ कर रहा है? प्रोपेनोन के साथ, प्रोपेनोन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। फिर हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं बाद में, तो क्या होगा? ये यहां से हेटेरोलिसिस हुई, इसकी मिथाइल कार्बन आयन बना, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो इससे फॉर्म हो गया, ये बन गया। और अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम की बात करो तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये क्लियर हो गया बेटा? यस। अब देखो इसके बाद फिनॉल का प्रिपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज ये याद रखना, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसको दिमाग में रखना। इसके प्रिपरेशन मेथड क्या क्या है फिनॉल के? तो एक तो बता रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन। क्लोरोबेंजीन है, क्या कर रहे हैं इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं। तो 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 623 केल्विन टेम्परेचर, इस पे जब ट्रीट किया तो ट्रीट करने पे क्या होगा? यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यानी कि बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब ये तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, ये Cl हटेगा, पहले तो Cl हट करके वहां पे OH आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि फिनॉलिक हाइड्रोजन जो है ना वो एसिडिक होता है, और यहाँ पे स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोजन हट जाएगा और ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको आप डाइल्यूट HCl के साथ या इसको HCl के साथ ट्रीट कर दो, तो यहां से फिनॉल बन जाता है। ये फिनॉल के प्रिपरेशन का एक मेथड है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हमने प्रोड्यूस किया, और इस मेथड को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। इस मेथड को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ये डाउस प्रोसेस बोला जाता है। दूसरा मेथड है
अगर हम बेंजीन से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 को ओलियम भी बोलते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 इज ऑल्सो कॉल्ड ओलियम। बेसिकली ओलियम होता क्या है? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3। H2SO4 प्लस SO3, इसको ओलियम बोलते हैं। तो रिएक्शन के थ्रू यहां पे बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है रिएक्शन। तो ये बन गया और फिर उसके बाद इसको NaOH के साथ फ्यूज करते हैं। NaOH के साथ हमने इसको फ्यूज किया तो NaOH ये जो SO3H ग्रुप है ना, ये बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है बेटा। यहाँ पे इसको हटा करके कोई दूसरा ग्रुप आ सकता है। तो इससे ये बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, C6H5ONa। और फिर उसके बाद इसका जब एसिडिफिकेशन कराते हैं तो एसिडिफिकेशन के थ्रू फिनॉल बनता है। ये दूसरा मेथड हो गया। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ ट्रीट किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, उसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ये कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, ये SO3H हट करके, और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराया तो फिनॉल बन गया। तो ये फिनॉल के प्रिपरेशन का सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। डायजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बना रहे हैं, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है ये तो आपको पता ही है। एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसको या तो आप वाटर के साथ हीट कर दो और आप Cu2O और H2O के साथ हीट कर दो, दोनों मिल सकता है। चाहे वाटर के साथ हीट कर दो या Cu2O और H2O के साथ हीट कर दो, तो ये N2Cl हट करके यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, तो सबसे पहले क्या करोगे? एनिलीन को NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करोगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर उसको आप वाटर के साथ बॉयल करोगे या Cu2O और H2O के साथ बॉयल करोगे तो वहां से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, बाकी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, HCl प्रोड्यूस होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये थर्ड वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोर्थ वाली, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्यूमीन को कंसीडर करते हैं, ये क्यूमीन है, या इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी आप बोल सकते हो। क्यूमीन को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते थे, स्लोली ऑक्सीडाइज होकर के बना लेता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना लेता है। और फिर उसके बाद इसको डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करता है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट किया
तो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट नोट्स में मैंने बताया हुआ है। उस रीअरेंजमेंट के थ्रू एक तो फिनॉल बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो दो मिथाइल है और एक फिनाइल है, इसमें सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का होता है। तो फिनाइल कार्बन से माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे आ जाता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे फिनॉल बन जाता है, और साथ में बनता है एसीटोन। तो फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये याद रखना है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा वो एल्कोहल का पार्ट होगा, बाकी जो दो ग्रुप होंगे वो कीटोन का पार्ट होगा। तो इस तरीके से फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी रिएक्शन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट यस सर। है ये, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। अच्छा आप देखो यहाँ पे दो इंडेक्स क्वेश्चन गिवन है। बोले सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नॉट रिएजेंट ऑन मेथेनल। मेथेनल है, ये है मेथेनल। अब मेथेनल से बनाना है हमें ये बनाना है, मेथेनल से ये एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नॉट रिएजेंट को यूज करते हुए। तो इसका मतलब आप देखो CH2OH ये फॉर्म हुआ, बाकी ये जो पार्ट है ये पार्ट आएगा फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। इसका मतलब हम यहाँ पे जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट यूज करेंगे वो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा। इसके साथ ट्रीट करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा। ये क्लियर है बेटा? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब मेथेनल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एल्कोहल बनेगा। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब हमें बनाना है ये एल्कोहल। ये बनाना है मेथेनल को यूज करते हुए। तो इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से आना चाहिए। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट हम यूज करेंगे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसी तरीके से देखो 11.5 क्वेश्चन नंबर 11.5 राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जैसे हमारे पास है प्रोपीन। अब प्रोपीन को हम H2O और H पॉजिटिव के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले H पॉजिटिव ऐड होगा यहाँ पे, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर उस पर वाटर अटैक करके एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एल्कोहल बनेगा, ये एल्कोहल बनेगा। अब देखो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एस्टर भी है। अब इसको NaBH4 के साथ ट्रीट करते हैं, क्या होना चाहिए बोलो? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, क्या होगा? हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो कीटोन को तो रिड्यूस करेगा बट एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। कीटोन को रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा और एस्टर अनअफेक्टेड रहेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसी तरीके से
ये कंपाउंड है और इसको NaBH4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस होकर के एल्कोहल बन जाएगा, ये एल्कोहल बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये इनका बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इनका एक्सेप्शनली हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा, और उसके पीछे वजह ये होती है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो ईथर और एल्केन, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्केन से बहुत ज्यादा होता है। तो उसके पीछे वजह ये होती है कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, बाकी ईथर और एल्केन में नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये सॉल्युबिलिटी को कंसिडर करो तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में सफिशिएंटली हाई होगी। जो लोअर एल्कोहल्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हायर एल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम होगी। सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ डिक्रीज करती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के केस में। उसके पीछे वजह यह है कि जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वो बढ़ता जाता है, और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है। बाकी अगर हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स को कंसीडर करें तो जैसे जैसे OH ग्रुप का नंबर बढ़ता है, OH ग्रुप के नंबर के बढ़ने से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगी। जितने ज्यादा OH ग्रुप पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर प्रेजेंट होंगे उसका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है उतना ज्यादा होगा और उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। और अगर OH ग्रुप का नंबर बहुत बढ़ जाए तो कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर आप देखो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर OH ग्रुप का नंबर काफी ज्यादा होता है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना लो। तो पहला कंपाउंड है पेंटेन 1 ऑल, दूसरा कंपाउंड है ब्यूटेन 1 ऑल, तीसरा कंपाउंड है ब्यूटेन 2 ऑल, चौथा कंपाउंड है इथेनॉल, पांचवा कंपाउंड है प्रोपेन 1 ऑल, और छठा कंपाउंड है मेथेनॉल। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कंपाउंड है। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखोगे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका पेंटेन 1 ऑल का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और बाकी सब में एक एक OH ग्रुप है, सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है फर्स्ट का होगा। ठीक है, फर्स्ट के बाद आप देखो सेकंड और थर्ड में यहाँ पे OH ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे, यहाँ पे OH ग्रुप बीच वाले कार्बन पे है। तो अगर आप देखोगे सरफेस एरिया जो है ना वो इसका ज्यादा होगा, सेकंड का सरफेस एरिया थर्ड से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? सेकंड का सरफेस एरिया थर्ड से ज्यादा होगा, इसलिए सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट थर्ड से ज्यादा होगा। अब आप देखो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में ऑब्वियसली फिर फिफ्थ आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद फिर फोर्थ आएगा और फिर सिक्स्थ आएगा। तो सिक्स्थ का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और फर्स्ट का सबसे ज्यादा, ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, मेथेनॉल का इन्होंने सबसे कम दिया हुआ है और पेंटेन वनॉल का सबसे ज्यादा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यही ऑर्डर। ऐसे ही बोल रहे हैं पेंटेन वनॉल, नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेनल एंड इथॉक्सी इथेन। तो पेंटेन वनॉल और नॉर्मल ब्यूटेन और पेंटेनल और इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, ये है 4 कंपाउंड। अब इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो आप देखोगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो फर्स्ट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो इन तीनों में, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इन दोनों से, इसमें 5 कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इनफैक्ट ये एल्डिहाइड ग्रुप विड्राइंग ग्रुप होता है, तो इसमें पोलर कैरेक्टर भी ज्यादा होगा थर्ड का, इसलिए थर्ड आ जाएगा। अब बात आ गई सेकंड और फोर्थ की, तो फोर्थ का मॉलिक्यूलर मास सेकंड से ज्यादा है, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इस वजह से आप बोलोगे कि फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेकंड से ज्यादा होगा। फोर्थ और सेकंड, ये है ऑर्डर 1 3 4 2, ये होना चाहिए। नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे कम और पेंटेन वनॉल का सबसे ज्यादा। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, दोनों एग्जांपल। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर एल्कोहल को कंसीडर करें, एल्कोहल में 2 टाइप की रिएक्शंस ऑब्जर्व होती हैं। एक तो वो रिएक्शंस जिनमें इसका OH बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी वो रिएक्शन जिसमें इसका CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है एंड एसिड की तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल एंड एसिड की तरह एक्ट करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये बॉन्ड जितना पोलर होगा, OH बॉन्ड जितना पोलर होगा, ठीक है, OH बॉन्ड जितना पोलर होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब OH बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर ये डिसाइड करेगा। इधर जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप क्या दिखाता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम कर देगा, तो इससे बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर कम हो जाएगा, और बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर कम होगा तो उसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट कम होना चाहिए ज्यादा रिएक्टिविटी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को देखोगे, तो मेथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल, फिर टर्सरी एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और अगर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, CO बॉन्ड का क्लीवेज ऑब्जर्व हो रहा है, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड होगी। तब क्या होगा, तब 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल रिएक्टिविटी के ऑर्डर में लाई करेगा, फिर 1 डिग्री एल्कोहल लाई करेगा, और सबसे कम रिएक्टिविटी मेथेनॉल की। तो OH बॉन्ड क्लीवेज के टुवर्ड्स मेथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और टर्सरी एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव, CO बॉन्ड क्लीवेज के टुवर्ड टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव और मेथेनॉल सबसे कम रिएक्टिव। एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर ऑब्जर्व होता है। तो ये क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेसिस पे रिएक्टिविटी डिसाइड होगी।
अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसमें जो एल्कोहल है उसका एसिडिक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर को देखें तो एलिफैटिक एल्कोहल कम रिएक्टिव होगा, एरोमेटिक एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा। एरोमेटिक एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एलिफैटिक एल्कोहल, अगर एसिडिटी की बात करें। एरोमेटिक एल्कोहल में एराइल ग्रुप से OH अटैच होगा, एलिफैटिक एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप से OH अटैच होगा। तो एराइल एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एलिफैटिक एल्कोहल, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। और इसके पीछे वजह क्या होती है? एराइल एल्कोहल में जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो एनायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे जो एनायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से एनायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक। तो अब इसकी वजह से देखो क्या होता है कि अगर हम एल्कोहल को, चाहे एलिफैटिक एल्कोहल हो या एरोमेटिक एल्कोहल हो, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पे, चाहे एलिफैटिक एल्कोहल हो या एरोमेटिक एल्कोहल हो, दोनों के साथ। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से अगर हम एलिफैटिक एल्कोहल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा? नो रिएक्शन। लेकिन अगर एरोमेटिक एल्कोहल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ये याद रखना आपको, एलिफैटिक एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता। वजह क्या है? वजह आप GOC में इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था, एक बार फिर से आप देख लो। एल्कोहल, अगर एलिफैटिक एल्कोहल को NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन अगर होगी तो RONA बन जाएगा प्लस H2O। अब आप देख सकते हो इधर एसिड है ROH और इधर एसिड है H2O। तो आपको पता है कि एल्कोहल जो है वो वाटर से कम एसिडिक होता है, ये लेस एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है। तो लेस एसिडिक कंपाउंड मोर एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, जबकि अगर आप एराइल एल्कोहल को कंसिडर करो और एराइल एल्कोहल को अगर आप NaOH से रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और वाटर। अब यहाँ पे ये एराइल एल्कोहल जो है ना ये मोर एसिडिक है, वाटर लेस एसिडिक है, तो मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद देखो फिनॉल, ये एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर में बोल रहा है कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो सबसे कम, सबसे ज्यादा एसिडिक है और टर्सरी एल्कोहल सबसे कम। तो ये वही उसी बेसिस पे एक्सप्लेन होगा, अभी मैंने बताया था आपको, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी एसिडिटी में। तो जो एल्काइल ग्रुप का जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा OH बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर जो है वो कम होता जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा उसके बेसिस।
अब एसिडिटी ऑफ फिनॉल को यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल और उसके डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ, और एनिलीन और उसके डेरिवेटिव का बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है। उसमें से फिनॉल और फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन एक बार आप वहां से पढ़ लेना, जीओसी से। इसको नोट कर लेना, भूलना नहीं चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिनॉल और फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ को गवर्न करने वाले फैक्टर्स का डिस्कशन को एक बार देख लेना। तो ये सारी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है सब वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो वैसे आप इंपॉर्टेंट बात जनरल इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो तो आपको एनायन की स्टेबिलिटी देखनी होगी, और एनायन की स्टेबिलिटी को विड्राइंग ग्रुप बढ़ाता है और डोनेटिंग ग्रुप कम करता है। यानी कि जो -M इफेक्ट ग्रुप है, जो -I इफेक्ट ग्रुप है, वो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर +M और +I इफेक्ट ग्रुप है तो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। साथ में हम यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट को भी कंसिडर करते हैं। ऑर्थो इफेक्ट वैसे फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, लेकिन एक केस में मैंने बताया था कि ऑर्थो इफेक्ट फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को फेवर करता है, और वो केस क्या है, जब फिनॉलिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो एनायन बनता है, फिनॉक्साइड आयन, हाँ फिनॉक्साइड आयन जो बनता है, अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसके साथ, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बस उसको हम स्पेशली कंसीडर करते हैं। यही बातें हैं, यही सब यहाँ पे डिस्कस किया गया, खुद से पढ़ करके देखें। अब जैसे देखो, ये कुछ एल्कोहल्स हैं और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है, तो मैं फटाफट इसको डिस्कस कर देता हूं। प्रोपेन 1-ऑल है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। और 3 नाइट्रोफिनॉल है, मतलब मेटा नाइट्रोफिनॉल है। और 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है। 3,5 डाइनाइट्रो, ये हो गया, ठीक है। और फिनॉल, सिंपल फिनॉल को कंसिडर कर रहे हैं, और कंसिडर कर रहे हैं 4 मिथाइल फिनॉल, मतलब पैरा मिथाइल फिनॉल या पैराक्रिजोल, इसका कॉमन नेम है पैराक्रिजोल। ये है कंपाउंड्स। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि बाकी सब तो एरोमेटिक एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है। पहला वाला एलिफैटिक एल्कोहल। एरोमेटिक एल्कोहल आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एलिफैटिक एल्कोहल, तो इसलिए फर्स्ट जो है सबसे कम एसिडिक हो, सबसे कम एसिडिक फर्स्ट होगा, क्योंकि ये एलिफैटिक एल्कोहल। अब बाकी में आप देखो, जैसे जैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे विड्राइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा, ये विड्राइंग ग्रुप -M दिखाएंगे, तो इससे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक इस पर पिक्रिक एसिड हो जाएगा सेकंड, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का -M ऑब्जर्व होगा। सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब बच गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब इसमें देखो, सिक्स्थ में क्या है, ये +M इफेक्ट ग्रुप है, फिफ्थ में कुछ नहीं है, और फोर्थ में देखो मेटा पोजीशन पे ग्रुप है तो उसे -I दिखाएंगे, +M तो ये -M नहीं दिखा सकते। और थर्ड में जो ग्रुप है वो भी सिर्फ -I दिखा सकता है, -M नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो इन दोनों में तो विड्राइंग ग्रुप है, इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो विड्राइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डोनेटिंग ग्रुप कम करेगा।
तो इसलिए ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो 6th जो है आ जाएगा, 6th, और उसके बाद अगर आप देखोगे फिर 5th आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा 3rd, और फिर आएगा 4th। ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा एसिडिक ये बता रहे हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, हम भी यही बोल रहे हैं भाई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। फिर उसके बाद बता रहे हैं 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, तो हमने भी यही बोला 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल है। फिर उसके बाद 3 नाइट्रोफिनॉल, हमारा भी ऑर्डर सेम है। फिर फिनॉल 5th, हाँ फिनॉल आ गया। उसके बाद फिर 4 मिथाइल फिनॉल, सही है, और सबसे कम प्रोपेनोनॉल। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हुआ क्लियर? तो ये फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को फिशर स्पायर सिंथेसिस भी बोला जाता है, फिशर स्पायर सिंथेसिस या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में हमेशा आपको यह याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड और एल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये होता है। OH बॉन्ड की ब्रेकिंग एल्कोहल में और CO बॉन्ड की ब्रेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। यहां से एस्टर बन जाएगा RCOOR' प्लस H2O। अगर हम इस ऑक्सीजन को लेबल्ड फॉर्म में कंसीडर करें तो ये लेबल्ड ऑक्सीजन जो है आपको वाटर के अंदर मिलेगा। ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब वैसे तो एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, इससे इफेक्टिवली एस्टर का फॉर्मेशन हम करा सकते हैं अगर एसिड हैलाइड को यूज करें। एसिड हैलाइड को, ठीक है, अगर एसिड हैलाइड को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाए तो हम और इफेक्टिवली एस्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में बेस यूज करेंगे। ये बेस क्या करेगा, देखो यहाँ पे ये HCl रिमूव होता है, इस HCl को सॉल्ट के साथ सॉल्ट बना करके इसको रिमूव कर लेते, तो इससे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, बेस जो हम यूज कर रहे हैं वो HCl के साथ सॉल्ट फॉर्म करके उसका रिमूवल करेगा, तो इससे प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ेगी। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका है, बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड यूज कर लें, एसिड एनहाइड्राइड यूज कर लेते हैं और इसको एल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको एसिड कैटलाइज, मतलब एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो। तो क्या होता है इसमें, ये रिमूव हो गया और यहां से OH बॉन्ड ब्रेक हो गया। एल्कोहल का देखो तीनों में ही OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एल्कोहल, तो इससे इधर एस्टर बन गया प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बेटा। अब इसमें आप ये देखो, मैं ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। बोले द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड and acid anhydride is carried out in presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. The reaction is reversible and therefore water is removed as soon as it is formed. जैसे ही वाटर फॉर्म होता है उसको रिमूव कर लेते हैं।
The reaction with acid chloride is carried out in the presence of a base so as to neutralize HCl which is formed during the reaction. तो वही HCl के साथ salt बना करके product yield बढ़ाता है. It shifts the equilibrium to the right hand side. The introduction of acetyl group in alcohol or phenol is known as acetylation. Acetylation of salicylic acid produces aspirin. बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है एस्पिरिन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. एस्पिरिन फॉर्मेशन रिएक्शन. हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, ये है सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. तो क्या होता है, बोलते हैं ये रिमूव हो जाएगा, यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कोहल का, तो फॉर्म हो जाएगा ये कंपाउंड बेंजीन रिंग पे COOH, और इधर आ गया OCOCH3 प्लस बन गया साथ में एसिटिक एसिड. इसको बोलेंगे एसिटाइल. एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. इसी कंपाउंड को एस्पिरिन बोला जाता है, जो पेन रिलीवर के फॉर्म में यूज होता है. पेन रिलीवर के फॉर्म में ये यूज होता है. पेनकिलर्स जो होती है ना, उनमें यूज करते हैं इसको, एस्पिरिन को. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम है बेटा एस्पिरिन. तो इसको आप समझ लेना. हो गया क्लियर? अब देखो, ये तो OH वो रिएक्शंस थी जिनमें एल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था. अब एल्कोहल की उन रिएक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है. अब इसमें पहली रिएक्शन है एल्कोहल की रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड. ये ऑलरेडी आप देख चुके हो एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, याद है ना? यहाँ पे देखो ल्यूकस टेस्ट की बात हो रही है. ठीक है, ल्यूकस टेस्ट. फिर उसके बाद फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ आप एल्कोहल को ट्रीट करो तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है. ये भी वहीं पे डिस्कस किया था. फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो भी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा. ये भी उधर ही डिस्कस हुआ है. SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे वहां भी एल्काइल हैलाइड बनता है. डार्जेंस मेथड बोलते हैं. सारी बात एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में डिस्कस हो चुकी है. अब अगली रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है. डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में वैसे तो आपको पूरा एक लेक्चर ही शेयर किया था जिसमें पूरा डिहाइड्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, आपको याद होना चाहिए. तो डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं कि एल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ और KHSO4 के साथ, ठीक है, हीट करते हैं. आप यहाँ पे ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो. डिहाइड्रेशन के लिए ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जब ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये तीनों तो जो हमने लिखे हुए ये प्रोटोनिक एसिड्स है. प्रोटोनिक एसिड्स के केस में डिहाइड्रेशन लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है.
प्रोटोनिक एसिड के केस में डिहाइड्रेशन लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जबकि ल्यूइस एसिड के केस में डिहाइड्रेशन ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ग्रेटर देन 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और रिएक्शन के थ्रू यहां पे एल्कीन बन जाता है, एल्कीन बनेगा, और ये रिएक्शन फॉलो करती है E1 मैकेनिज्म। यहां पे मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है कौन सी? E1 मैकेनिज्म ऑब्जर्व होती है, रिएक्शन फॉलो E1 मैकेनिज्म, और ये एल्कीन बन जाता है। तो E1 मैकेनिज्म में आपको पता है कि पहले ये OH का प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होकर के वाटर रिमूव होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बन करके, क्योंकि कार्बोकेटायन बना इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, इसको लेकर के अक्सर क्वेश्चन आता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन एल्कोहल कितना इजिली डिहाइड्रेट होगा? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन is directly proportional to stability of carbocation produced. Stability of carbocation produced. ठीक है बेटा, कौन सा एल्कोहल कितना इजिली डिहाइड्रेट होगा ये कैसे डिसाइड होगा? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। जो एल्कोहल जितना स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा वो उतना इजिली डिहाइड्रेट होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। बस जहां OH है ना, उस OH को हटा के कार्बोकेटायन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। बाकी देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मैकेनिज्म गिवन है तो बेटर होगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना जो नोट्स है, नोट्स में मैकेनिज्म और अच्छे से डिस्कस की गई है, तो आप नोट्स को देख लो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में एक तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट के बारे में। डिहाइड्रोजिनेशन टेस्ट, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अब अगर आप याद करो तो मैंने बताया था कि अगर प्राइमरी एल्कोहल है और उसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेट होकर के ये एल्डिहाइड बना देता है। सेकेंडरी एल्कोहल है और इसको अगर हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो कीटोन बन जाता है। और टर्सरी एल्कोहल अगर है, टर्सरी एल्कोहल, इसको अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो एल्कीन बन जाता है। ये डिहाइड्रेट होता है, बाकी सब डिहाइड्रोजिनेट होते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा? यस। ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे CrO3 को यूज कर लिया, ठीक है, फिर इरिडियम क्लोरोक्रोमेट को यूज कर लिया। तो नोट्स में आप देखोगे, नोट्स में तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट है, बट उतना अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में है बस उतना देख लो। तो अगर आप एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करते हो तो प्राइमरी एल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा कीटोन।
और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बट सेकेंडरी अल्कोहल फिर भी क्या बनाएगा, कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे हॉट एल्कलाइन KMnO4 है, एसिडिफाइड KMnO4 है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनके साथ प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप जोन्स रिएजेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है, सारेट्स रिएजेंट को कंसीडर कर सकते हो, यानी कि ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन। ठीक है, ये समझ में आ गया। आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो कि जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, एक एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट मल्टीपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डू नॉट अफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड। तो यही है ऑक्सीडेशन में। ये बॉक्स के अंदर आप देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की भी बात इन्होंने की है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन मैंने प्रिपरेशन मेथड में आपको बताया था कि जैसे अगर एल्कोहल है, एल्कोहल को आप NAD पॉजिटिव के साथ ट्रीट करो या NADP पॉजिटिव के साथ ट्रीट करो, निकोटिनामाइड एडिनोसिन पॉजिटिव की आयन के साथ अगर आप ट्रीट करते हो, NAD पॉजिटिव या NADP पॉजिटिव, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बना देगा। तो अगर एल्कोहल का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कराओगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और उसी तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन का अगर आप बायोलॉजिकल रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब देखो फिनॉल की रिएक्शंस। अब फिनॉल की रिएक्शंस जो है ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो OH ग्रुप है वो प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH ग्रुप क्या दिखाता है, OH ग्रुप दिखाता है प्लस एम, और प्लस एम दिखाता है, इसलिए ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल OH के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रेशन गिवन है, नाइट्रेशन, तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया, क्या बन जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये बन जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या होगा, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ह्यूज डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, और ये एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड के सेपरेशन के लिए स्टीम डिस्टिलेशन को यूज किया जाता है। मैंने एक क्लास में बताया था अलग अलग टाइप के डिस्टिलेशन के बारे में। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज होता है, जब दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो।
ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी यूज होता है जब दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन का भी यूज होता है जब एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिकम्पोज होने लगता है, तो वहां पे वैक्यूम डिस्टिलेशन कराते हैं। और स्टीम डिस्टिलेशन कब कराते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन तब कराते हैं जब दो कंपोनेंट इमिसिबल, तो इमिसिबल कंपोनेंट्स के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन यूज करेंगे क्योंकि ये आपस में मिसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। यस भाई इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये आपस में मिसिबल नहीं होते, इसलिए इनको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉजेज द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे होता है वो यहाँ पे बना के दिखा दिया इन्होंने। फिर बोला है कि अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करोगे फिनॉल को, अगर इसको आप ट्रीट करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो बन जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बन जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो अगर फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा? ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करें तो पिक्रिक एसिड बन जाता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। हो गया क्लियर बेटा? अगर आप फिनॉल का हैलोजिनेशन कराओगे, ये भी बताया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में। अगर फिनॉल का आप हैलोजिनेशन कराते हो, मान लो ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हो बट नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने यूज किया, तो हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तब क्या होगा? मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन होगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये याद आया? अगर ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ब्रोमीन के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार जरा इस पैराग्राफ को पढ़ो, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। When the reaction is carried out in solvent of low polarity such as chloroform or carbon disulfide and at low temperature, monobromofenols are formed. तो लो टेम्परेचर पे यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर करा रहे हैं तो मोनोब्रोमोफिनॉल बन रहा है। The usual halogenation of benzene takes place in presence of a Lewis acid such as FeBr3, which polarizes the halogen molecule. In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis acid. तो फिनॉल के केस में हमें Lewis acid भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, ब्रोमीन के साथ FeBr3 यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर फिनॉल है तो। Takes place even in the absence of Lewis acid. It is due to the highly activating effect of OH group attached to the benzene ring. तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ब्रोमीन जो है अपने आप से पोलराइज हो जाता है, ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सिंपल बेंजीन है तो वहां पे ल्यूइस एसिड यूज करना पड़ेगा। फिर बोले व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड एज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है। अब जैसे देखो ये यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस।
मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, स्ट्रक्चर बना करके देखो। 3 मिथाइल फिनॉल, इसको इसका मोनो नाइट्रेशन करा रहे हैं, मतलब मान लो डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट किया इसको, तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो आप देख सकते हो कि ये B+M दिखा रहा है, ये भी B+M दिखा रहा है, ये मोर एक्टिवेटिंग है, ये OH मोर एक्टिवेटिंग है। तो अटैक कहाँ हो सकता है? यहां हो सकता है अटैक, यहां हो सकता है अटैक, यहां हो सकता है, इन तीनों पोजीशन पे अटैक हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हिंड्रेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहेगा, बीच में नहीं आना चाहेगा, या तो यहां आएगा इलेक्ट्रोफाइल या यहां आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इन दो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक प्रिफर्ड होगा। तो ये बन सकता है, और ये बन सकता है। अब बात आती है कि मेजर क्या होगा इन दोनों में, बताओ इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अगर मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, बताओ। अरे कितना आसान है भाई। हाँ, फर्स्ट होना चाहिए, देखो ये NO2 और OH के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए ये मेजर हो जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं पॉसिबल है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इस वजह से ये मेजर हो जाएगा। आया समझ में सबको? अब देखो, अगर ये है 3 मिथाइल फिनॉल और इसका डाई नाइट्रेशन करा रहे, तो डाई नाइट्रेशन कराओगे तो ये भूल जाना, इसके बीच में यहां तो अटैक हो ही नहीं सकता, ये भूल जाओ, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो अटैक यहां होगा और यहां होगा, तो बस इसी के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे। और तीसरे वाले में दे रहे हैं मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मेथेनोएट, स्ट्रक्चर बना लेते भाई। फिनाइल मेथेनोएट, ये है फिनाइल मेथेनोएट। अब देखो ये OCOR, ये +M दिखाता है बेटा, +M दिखाता है, तो अगर आप इसका मोनो नाइट्रेशन करा रहे हो, मोनो नाइट्रेशन कराने पे जो NO2 ग्रुप है वो या तो यहां अटैक करेगा, या यहां अटैक करेगा, या यहां अटैक करेगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए पैरा वाला ही मेजर होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो आर्थो वाला मेजर होता, यहाँ पे नहीं है इसलिए पैरा वाला मेजर है। आ गया समझ में? यस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पे ऑर्थो वाला मेजर होगा, अदरवाइज पैरा वाला, हिंड्रेंस को मिनिमाइज करते हुए। अब देखो कोल्ब्स रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो कोल्ब्स रिएक्शन क्या है? आप सीधे रिएक्शन देखो, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को पहले CO2 और NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, और फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो OH के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा। आ गया समझ में?
ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। OH ग्रुप प्लस M दिखाता है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। CO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, CO2 उसके ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हो गया कोल्ब्स रिएक्शन। फिर है रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है रीमर टीमन रिएक्शन। जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूं, उसका मतलब है कि उसको पूरा एकदम पक्का करके जाना। अब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट किया। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH यूज करते हैं, और फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन कराते हैं, दूसरा स्टेप। तो यहां पे बनता है सैलिसिलर डिहाइड। उधर सैलिसिलिक एसिड बना था, इसमें बनता है सैलिसिलर डिहाइड, ऑर्थो एंड पैरा। ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो वाला मेजर होगा, ये मेजर प्रोडक्ट। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है रिएक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब देखो, एक और रिएक्शन है। अगर फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, मतलब OH ग्रुप हटाना है फिनॉलिक रिंग से, तो जिंक डस्ट के साथ, जिंक पाउडर के साथ, ठीक है, इसको हीट कर देते हैं, तो ये रिड्यूस होकर के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस जेडन। बाकी आप ये देख रहे हो कि फिनॉल को अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाए तो ये बन जाता है बेंजोक्विनोन। फिनॉल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर ट्रीट करें तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसमें से इस चैप्टर में से ये क्या सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, ये इंफॉर्मेशन कटी हुई है क्या? और क्या हटा है? बस यही हटा है? चलो ठीक है, तो एक पेज की इंफॉर्मेशन हटा दिया। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद जो है, जो इवनिंग में क्लास रखूंगा, इवनिंग की क्लास में ईथर और बायोमोलिक्यूल्स, उसको कंप्लीट कर देंगे। इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोले गिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट you would expect when each of the following alcohols react with Lucas reagent, HBr and SOCl2। तो ल्यूकस रिएजेंट के साथ ब्यूटेन वनॉल को रिएक्ट कराओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। होना चाहिए रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में इन्होंने कुछ बोला नहीं है, इसलिए आप रिएक्शन को कंसीडर करोगे, और रिएक्शन को कंसीडर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये OH हट करके यहाँ पे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होकर के ये ब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक बार जरा इसका आंसर देखना बेटा, है क्या पीछे? इलेवन 11.6।
वैसे मैं बता दूं क्यों मैं ये प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, उसकी वजह समझो। पहले क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल है, रीअरेंज होकर के सेकेंडरी बनेगा, फिर इसी सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे क्लोराइड आयन आकर के अटैच हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आया समझ में? अब देखो, HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो HBr के साथ भी वही होगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होकर के सेकेंडरी बनेगा, और फिर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, ये बनेगा। SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, SOCl2 के साथ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये कंपाउंड है। अब HCl ZnCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हो, इमीडिएट व्हाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये टर्सरी अल्कोहल है। अगर आप इसको HBr के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो बस यहीं पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन यही बन रहा है, यहाँ ब्रोमीन आ जाए। और अगर आप इसको SOCl2 के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो यहीं पे क्लोरीन आ जाए। ये प्रोडक्ट बनेंगे। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ, तो अब जैसे देखो, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये है कंपाउंड बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, मतलब H पॉजिटिव के साथ हीट किया, तो क्या होगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, फिर फर्दर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये टर्सरी है और 6 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी फेवरेबल नहीं है। तो फिर सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, तो मेजर प्रोडक्ट ये बन जाए, ये मेजर है। ये समझ में आया? सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ब्यूटेन 1 ऑल को कंसीडर करें, ये ब्यूटेन 1 ऑल है, तो यहाँ पे पहले ये OH हट करके कार्बोकेटायन बनेगा प्राइमरी, रीअरेंज होकर के सेकेंडरी, फिर सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, तो ब्यूटूइन बनेगा बेटा, ब्यूटूइन। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये क्लियर हो गया? पहले OH हटा, कार्बोकेटायन बना प्राइमरी, रीअरेंज होकर के सेकेंडरी, फिर हाइड्रोजन का रिमूवल सेटजेप्स रूल के अकॉर्डिंग, ये प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11.8 में बोल रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, वही विट्राइंग ग्रुप है, एसिडिक करेक्टर बढ़ाएगा। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। तो ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन आएगा तो देखो कि अभी कहां पूछा जा रहा है, वैसे ड्रॉ कर सकते हो। Will write the equations involved in the following reactions. Riemann-Tiemann reaction क्या है? When phenol is treated with chloroform in presence of concentrated NaOH or KOH, followed by acidification, then salicylaldehyde is obtained, where ortho-salicylaldehyde is major product. ऐसे कोल्ब्स रिएक्शन तो आप बोलोगे when phenol is treated with carbon dioxide along with concentrated NaOH followed by acidification, then salicylic acid is obtained, where ortho-salicylic acid is major product. बस यही है और क्या। ये समझ में आ गया बेटा, ये सारा डिस्कशन?
अब ईथर्स को इवनिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे, ईथर्स और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, इवनिंग वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।